आपने हेडिंग में देखा है कि अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं। विभिन्न विद्युत परिपथों को हल करने की ट्रिक की कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो विद्युत परिपथ के रूप में आपको दिए हुए रहते हैं, उनको हम हल किस प्रकार से करें, उनकी 3-4 बातें हैं, उनको आप देखें। कि जैसे मान लीजिए आपके पास में इस प्रकार से विद्युत परिपथ है, ये विद्युत परिपथ है, इस प्रकार से कोई विद्युत परिपथ दिया गया है, तो उस न्यूमेरिकल को हम कैसे हल करें। उसको पहली बात क्या है, उन बिंदुओं को निर्धारित करना जिनके बीच में हमें विद्युत धारिता का मान ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, तो मैंने इसमें बता रखा है कि बिंदु ए और बी के बीच में तुल्य धारिता का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना है कि हमें किन दो बिंदुओं के बीच में विद्युत धारिता का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो उन बिंदुओं का सबसे पहले हमें निर्धारण करना है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि उस बिंदु से परिपथ को हल करें जो बिंदु अधिकतम दूरी पर हो, यानी कि इन दोनों बिंदुओं से ऐसा संधारित्र हम पकड़ेंगे जो क्या हो, इन दोनों बिंदुओं से सबसे ज्यादा दूरी पर हो। ठीक है, उसको देखेंगे, सोचेंगे कि श्रेणी क्रम में है या फिर समांतर क्रम में। उसके बाद में नंबर 3 क्या है कि यदि आपके पास में डायग्राम इस प्रकार से है, उसको आप ध्यान से देखें। डायग्राम इस प्रकार से है, ठीक है, तो यहां पर जो ये बिंदु ए है, बिंदु ए यहां से यहां तक जुड़ा हुआ है और बिंदु ए भी यहां से यहां तक जुड़ा हुआ है। अब मुझे बताएं, बिंदु ये वाला पॉइंट है और बिंदु ए ये है, तो इन दोनों के बीच में कोई विद्युत युक्ति लगी हुई है क्या? तो इसका आंसर है नो, यानी कि यहाँ इस बिंदु से लेकर यहां तक बीच में कोई अन्य युक्ति नहीं जुड़ी हुई है, यानी कि संधारित्र प्रतिरोध वगैरह कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये पॉइंट भी बिंदु ए की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यहां पर नीचे भी देखिए आप, ये बिंदु ए है, यहां तक कोई बीच में जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये पॉइंट भी बिंदु ए की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, दोबारा सुन लीजिए एक ही शब्दों में कि यदि यहां से लेकर यहां तक बीच में कोई जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये पॉइंट बिंदु ए की भांति व्यवहार करेगा। और नीचे भी ऐसा ही हो रहा है, तो ये भी बिंदु ए की भांति व्यवहार कर रहा है और ये भी बिंदु ए की भांति व्यवहार कर रहा है। हमें जो यहाँ पे धारिता ज्ञात करनी है, बिंदु ए और बी के मध्य ज्ञात करनी है, बिंदु ए और बी के मध्य ज्ञात करनी है। तो ये आपका पार्ट इधर से भी बनता है और इधर से भी बनता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि अब जो आपके पास में ये वाला जो संधारित्र बचा है, अब इसका कोई काम नहीं है, इसका परिपथ में कोई काम नहीं है, तो इसको हमने अलग कर दिया। और इसको अलग करने के पश्चात हमने ये वाला डायग्राम रीअरेंज करके लिखा है। ये वाला डायग्राम हमने रीअरेंज करके लिखा है। क्यों? क्योंकि परिपथ में सबसे पहले हमें ऐसा चेक करना पड़ता है कि कोई ऐसा अवयव तो जुड़ा हुआ नहीं है जिसका कोई यूज ही नहीं हो। तो यहाँ पर इस अवयव का कोई यूज नहीं है, इसको परिपथ में जोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके दोनों बिंदुओं पर जो विभवांतर है वो क्या है, समान है। तो यहाँ पर विभव और यहाँ पर विभव क्या सेम है, तो विभवांतर क्या हो गया, 0। तो बीच वाली शाखा में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो ये संधारित्र का कोई यूज नहीं रह गया अब। तो इसलिए इसको हम हटा देते हैं और इसको हटाने के पश्चात हमारे पास जो डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अब बिंदु में ए और बी के मध्य विद्युत धारिता का मान ज्ञात करना है, सी का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि ये दोनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे दोनों संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, अतः इनकी तुल्य धारिता Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2 वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो Cp इज इक्वल टू C प्लस C, तो कितना आ गया Cp का मान, तो Cp इज इक्वल टू 2C। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, परिपथ में देखना है कि कोई ऐसा बिंदु तो नहीं है जो यहां से लेकर यहां तक कोई अवांछनीय अवयव तो नहीं जुड़ा हुआ है जिसको हम कट कर सकते हैं। अब हम नंबर जाते हैं पॉइंट 4 पर। अब पॉइंट 4 पर अब पहले आप इसको देखें और देखने पर बताएं कि कौन कौन से अवयव श्रेणी क्रम में है और कौन कौन से अवयव समांतर क्रम में है। कुछ पता चल रहा है क्या? देखो, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि ये वाले दोनों तो समांतर क्रम में है, लेकिन मैं कह रहा हूं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि समांतर क्रम की परिभाषा क्या है कि प्रथम दोनों प्लेटें हैं, संधारित्र की जो प्रथम प्लेटें हैं वो किसी एक बिंदु से एक साथ जुड़ी होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये वाली प्लेट तो यहां से जुड़ी हुई है और ये वाली प्लेट यहां से जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये दोनों समांतर क्रम में नहीं है। फिर यदि हम देखें कि ये दोनों श्रेणी क्रम में हो सकते हैं, ऊपर वाले सीधे सीधे, ठीक है, हो सकते हैं क्या? देखो, हो सकते हैं क्या? प्रथम संधारित्र की द्वितीय संधारित्र की प्रथम प्लेट से जुड़ी हुई है, मगर बीच में एक अन्य तार आ गया, तो ये इनकी श्रृंखला नहीं बनी, इनकी एक सीरीज नहीं बनी।
तो ऊपर वाले भी श्रेणी क्रम में नहीं है। ठीक है, तो अब हमें ऐसा देखना है कि बिंदु ये ए है, तो यहां से लेकर यहां तक बिंदु ए तक व्यवहार कर रहा है ये भी, और ये भी बिंदु देखें यहां से लेकर यहां तक कोई अन्य अवयव नहीं है यहां तक, तो ये भी पॉइंट ए की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब ये संधारित्र और ये संधारित्र इन दोनों के हम देखें, इसका ये वाली प्लेट बिंदु ए से जुड़ी हुई है और इसकी भी ये वाली प्लेट किससे जुड़ी है, बिंदु ए से जुड़ी हुई है। ठीक है, फिर इन दोनों संधारित्रों में दूसरी प्लेट इस बिंदु से जुड़ी हुई है और इसकी भी इस बिंदु से जुड़ी हुई है, और इसको हम कोई अन्य बिंदु नाम दे दीजिए, इसको P। ठीक है, तो अब इसको हम इस प्रकार से रीअरेंज करके बना सकते हैं, इसका डायग्राम थोड़ा रीअरेंज कर ले इसको। ये आपका बिंदु ए, बिंदु ए से ये वाला संधारित्र जुड़ा हुआ है, तो ये वाला संधारित्र C, और फिर ये वाला संधारित्र भी बिंदु ए से जुड़ा हुआ है, तो ये वाला संधारित्र भी मैं यहां से जोड़ दूं C, ये वाला संधारित्र जोड़ रहा हूं मैं। ठीक है, ये लो जी, और इसका इस संधारित्र की दूसरी प्लेट बिंदु P से, तो बिंदु P में यहां पर मान लो, तो ये बिंदु P, इसकी भी ये वाली प्लेट बिंदु P से, तो इसकी भी ये वाली बिंदु P से। ठीक है, फिर देखें अब ये वाला संधारित्र आ गया और एक बिंदु B आ गया, तो यहां पर मैं ले लेता हूं बिंदु B। ठीक है, बिंदु B से तो एक संधारित्र ये ऊपर जुड़ा हुआ है, तो एक बिंदु मैंने इस प्रकार से ले लिया। ठीक है, ये वाला संधारित्र, इस संधारित्र की द्वितीय प्लेट किससे, बिंदु P से, तो बिंदु P से। फिर ये वाला संधारित्र बच गया, तो ये वाला संधारित्र मैंने यहां पे लगा लिया। ठीक है, इस संधारित्र की एक प्लेट तो बिंदु B से, तो एक प्लेट तो बिंदु B से इस प्रकार से जुड़ी है, और दूसरी प्लेट इसकी कहां से, बिंदु A से, तो दूसरी प्लेट इसकी कहां से जुड़ी है, बिंदु A से, बिंदु A से, और इसकी भी धारिता कितनी है, C। तो इस प्रकार से हमें रीअरेंज करना पड़ेगा, इस प्रकार से हमें इनको क्या करना पड़ेगा, रीअरेंज करना पड़ेगा संधारित्रों को। तो अब ये वाले दोनों संधारित्र कौन से क्रम में हुए, समांतर क्रम में, तो इनको हम नाम दे देते हैं C1, ये C2, इसको C3 और ये C4। हम लिख दें यहां पे C1 व C2 समांतर क्रम में है, अतः Cp इज इक्वल टू C1 प्लस C2, और इन दोनों की मान कितना है, Cc है, तो Cp का मान कितना हो गया, 2C। Cp का मान कितना हो गया, 2C। सिंपल है। ठीक है, अब इन दोनों का क्या बन गया, एक संधारित्र बन गया A, और ये इन दोनों संधारित्रों का एक संधारित्र बन गया, उसका मान कितना है, Cp। ये आपका बिंदु A है। ठीक है, और बिंदु A से एक तो जुड़ा हुआ आपका ये संधारित्र और एक जुड़ा हुआ नीचे वाला, तो ये वाला नीचे वाला, और इसके बीच में ये है, तो ये संधारित्र, और फिर इसको इस प्रकार से करके हम बिंदु B से मिला देते हैं। ठीक है, अब दोबारा इसको देखें पहले एक बार, इससे ये कैसे बना, इस डायग्राम से ये डायग्राम कैसे बना, इसको आप देखें एक बार। ये 1, ये प्लस 2, तो 1/CS इज इक्वल टू 3/2C। ठीक है, 3/2C, इनको उल्टा कर दीजिए, तो ये क्या हो गया, CS इज इक्वल टू 2/3C। CS का मान हो गया, यानी कि इन दोनों का एक बन गया CS। अब देखें क्या क्या बचा, ये तो आपका बिंदु A, बिंदु A से एक तो ऊपर क्या बन गया, CS, और नीचे क्या है अभी तक, ये C3 बचा हुआ है, तो ये आपके पास में C3। लो जी, ये बिंदु B। अब ये दोनों कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, तो आप यही भाषा लिख दीजिए, CS व C3 समांतर क्रम में है, अतः, ठीक है, अतः A व B के मध्य
तुल्यधारिता, तुल्यधारिता यानी C इज इक्वल टू CS प्लस C3। तो C इज इक्वल टू कितना है, ये रहा, तो 2/3C और प्लस C3 का मान कितना है C, दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से A और B के मध्य कितनी आ गई, तुल्यधारिता आ गई। अब ऐड तो करना आता ही होगा, इनको ऐड करके बताऊंगे। ये लग तो मैं 3, तो 2C प्लस 3C 5C, तो C इज इक्वल टू 5C/3। ठीक है, ये आंसर है। इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो आपको करने हैं। तरीका तो यही है, बस आपको तरीका यही रखना है, जो आपसे गलतियां होंगी उन्हीं पॉइंटों पे हमने चर्चा की है। बाकी इसके अलावा जो आप नॉर्मल क्वेश्चन आप करते रहेंगे, और इस चैप्टर में 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको अलग से आपको बताने पड़ेंगे, वो अल्टीमेट है। ठीक है, तो अब देखें, पहली बात तो ये है कि उन बिंदुओं को आपको देखना है, सबसे पहले निर्धारित करना है जिनके बीच में आपको धारिता ज्ञात करनी है। तो ए और बी के बीच में धारिता ज्ञात करनी है। फिर आपको क्या देखना है कि सबसे दूर बिंदु कौन सा, उसको देखना है। फिर आपको क्या करना है कि इस प्रकार से देखना है कि यहां से लेकर यहां तक बीच में कोई जुड़ा हुआ नहीं है संधारित्र, तो ये बिंदु ए की भांति व्यवहार करेगा और यह भी बिंदु ए की भांति व्यवहार करेगा। अब ए और ए ऊपर नीचे 2 बिंदु आ गए आपके पास में, ए और यदि इनके बीच में कोई चीज जुड़ी हुई रहती है तो यह है कोई काम का नहीं, इससे धारा प्रवाहित नहीं होगी, तो ये किसी काम का नहीं संधारित्र, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटाने के पश्चात ये डायग्राम ऐसा बना, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर पता नहीं चल रहा आपको, समांतर क्रम में तो नहीं है क्योंकि ये बिंदु ए से है और ये बिंदु बी से है, दोनों बिंदु एक से ही जुड़े होने चाहिए। ठीक है, और ये दोनों कौन से क्रम है, समांतर क्रम है। ठीक है, तो एक बार इसको यदि आपको कुछ बात नहीं समझ में आई तो इसको दोबारा देख लें। ठीक है, तिबारा देख लें, तीसरी बार देखोगे तो पक्का समझ में आ जाएगा पहली बार में ही, बट नहीं आए तो वो एक अलग बात है। इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, बुक्स की कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। 12, 15, 12, 8, 4 ये क्वेश्चन है। ए व बी के मध्य तुल्यधारिता ज्ञात करो। ए और बी के मध्य तुल्यधारिता ज्ञात करो। ये आपका बिंदु ए, और ये आपका बिंदु बी। इसका मान मान लीजिए 4 माइक्रोफेरेड है, इसका 5 माइक्रोफेरेड है, और इसका 5 माइक्रोफेरेड है, और इसका मान लीजिए 6 माइक्रोफेरेड है। तो आपको बिंदु ए और बी के मध्य तुल्यधारिता का मान ज्ञात करना है। तो न्यूमेरिकल करने का तो सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहले आपको 2 बिंदु देखने, किसके मध्य ज्ञात करना है, ए और बी। तो ए और बी देखा, फिर आपको क्या करना है कि इनके नाम जो संधारित्र है इनके नाम आप दे दीजिए अपनी मर्जी से। ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूं C1, इसको दे रहा हूं C2, इसको C3, और इसको क्या नाम दे रहे हैं, C4। फिर देखें कि कौन कौन से संधारित्र कौन कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं। तो आपका संधारित्र C1 और C2, तो हम क्या लिख सकते हैं, C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, अतः CS डैश इज इक्वल टू 1 CS इज इक्वल टू 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। इनके मान कितने कितने वो रख दीजिए। 1/CS इज इक्वल टू 1 इसका कितना है 4 प्लस इसका कितना है 5, तो 1/5, तो 1/CS इज इक्वल टू लगभग कितने आए 20, तो ये कितना हो गया 5 प्लस 4, तो 1/CS इज इक्वल टू कितना हो गया 9/20। लेकिन कुछ बच्चे इसको ये CS 1/CS नहीं लिखते, यहाँ पे गलती होती है, इधर इस वाले पोर्शन में गलती होती है, इसको लास्ट में उल्टा नहीं करते, हमें तो CS का मान चाहिए। तो क्या हो गया CS इज इक्वल टू 20/9, क्या हो गया माइक्रोफेरेड। ठीक है, 20/9 माइक्रोफेरेड। अब देखें आप इन दोनों का क्या बन गया, एक संधारित्र बन गया। ठीक है, तब ये और ये कौन से क्रम में हो गए, समांतर क्रम में हो गए। तो ये आपका बिंदु ए, ऊपर एक बन गया, नीचे एक है, और ये ऐसे, और यहां पर एक है, और ये आपका बिंदु बी। इन दोनों का एक बनकर उसका रिजल्ट कितना आया, कितना, अरे ये रहा 20/9।
तो ये इसको मैं नाम दे रहा हूं CS, और ये कितना है C3 और ये कितना है C4। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे CS हुआ है ये वाला, C3 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः समांतर क्रम में है तो इन दोनों का रिजल्ट कितना आएगा, CPH इक्वल टू CS प्लस C3। तो CPH इक्वल टू CS का मान कितना है 20/9 प्लस C3 का मान कितना है C3 ये रहा 5 है तो प्लस 5। तो CPH इक्वल टू लघुत्तम कितना है 9, ये तो कितना हो गया 20 प्लस 45। ठीक है, ये 65। तो CPH इक्वल टू 65/9 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब इन दोनों का एक बन गया। तो ये अब डायग्राम ऐसे हो गई। अब डायग्राम, ये वाला डायग्राम इसके नीचे बनाना है आपको। तो ये आपका बिंदु A, इन दोनों का एक बन गया और ये जुड़ा हुआ है, और ये आपका बिंदु B। इसको देखें आप। ठीक है, इन दोनों का एक बनकर वो क्या कहलाएगा, CP कहलाएगा। तो ये तो आपका CP है, और ये एक क्या आपका C4, इसको नाम दे रहा हूं C4। ये दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो आप लिख दीजिए CP व C4 श्रेणी क्रम में है। पता है, ठीक है, तो इनके मान रख दीजिए। तो 1/C इज इक्वल टू 1/C इज इक्वल टू CP का मान कितना, ये रहा CP का मान ये 65/9। तो ये हो गया 65/9, तो अपॉन 9 ऊपर प्लस C4 का मान कितना है, C4 का मान है 6, तो 1/6। ठीक है, ऐसा आपको लिखना है। अब नहीं, CP का मान ये है 65/9, तो इसको आपको उल्टा करके लिखना है। अपॉन 9 तो 9 घूमकर कहां चला गया ऊपर, तो 1/C इज इक्वल टू लघुत्तम कितना आया 65 × 6। ठीक है, अब यहाँ क्या करना आप कीजिए, और अब जो इसका आंसर आएगा C इज इक्वल टू वो आएगा 65/6, और नीचे जो क्वेश्चन इधर आएगा वो, और आंसर किस में आएगा माइक्रोफैरड में। मल्टीप्लाई करके आप इसको स्वयं कीजिए। ठीक है, एक न्यूमेरिकल आपको मैं और डाल के दे रहा हूं, एक न्यूमेरिकल और डाल रहे हैं। तो अब देखें ये वाले क्वेश्चन जो कि आपको स्वयं करने हैं, आंसर मुझे बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। आपको क्वेश्चन करने का जो तरीका वो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, सबसे पहला काम तो अपना यही है कि हम इनको नाम देंगे C1, C2, C3, C4, C5। अपने मर्जी से आप आगे पीछे भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपनी मर्जी से भी आप दे सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इनको आप नाम दोगे। नाम देने के पश्चात सबसे पहले आपको कोई भी जो सबसे पहले इजी दिख रहा है, यहाँ पे ये 2 दिख रहे हैं, यहाँ पे ये 2 दिख रहे हैं, ये श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम, जो भी आपको सबसे पहले दिखे सबसे सिंपल वे में, और जो सबसे पहले आपको दिखे उसको आप थोड़ा सा सोल्व कीजिए। तो उन दो का एक बनाते हुए रहें आप, फिर नीचे एक नया डायग्राम बनाओगे। ठीक है, उन दो की जगह एक ही संधारित्र आपको कहां में लेना है, और उसकी जगह रिजल्ट क्या लिखना है, जो आप CP, C' या C1, C2, C3 जिससे भी आप इंगित करें वो उसमें। तो डायग्राम को आप छोटे से छोटा करते रहें, और लास्ट वाली स्टेप में आपके पास में संधारित्र एक ही स्थिति में बचने चाहिए, या तो समांतर क्रम में बचने चाहिए या फिर श्रेणी क्रम में बचने चाहिए। और उन सबको जोड़ने के पश्चात सबसे लास्ट में आपके पास में क्या बचेगा, ओनली एक ही संधारित्र बचेगा। जैसे कि आपने इसमें किया था, सबसे लास्ट वाली स्टेप हमारे पास में आई थी A और B के मध्य। तो ये आपने श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम का आपने सूत्र लगा दिया। ठीक है, लगाने के पश्चात इन दोनों का भी क्या बन गया, एक, यानी कि A और B के मध्य हमें लास्ट में एक ही संधारित्र बनाना है। ठीक है, जब तक एक संधारित्र ना आ जाए वहां तक आपको रुकना नहीं है। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर आया, इन दोनों को जोड़ दिया, संयुक्त करने का मतलब जोड़ दिया, इन दोनों का जोड़कर एक मिलाया, उसका मान कितना है C, और उसका रिजल्ट कितना आएगा आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इन दोनों के बाद लास्ट में कितना बचा, एक ही संधारित्र। इस प्रकार से सबके बीच में लास्ट में कितना संधारित्र बचना चाहिए, एक ही संधारित्र बचना चाहिए। और इन सब के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। ठीक है, और आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। ठीक है, थैंक यू।